बीकॉम पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। आज भी हम कंपनी लॉ को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले व्याख्यान में हमने कंपनी के प्रवर्तन अवस्था का अध्ययन किया। आज हम दूसरी महत्वपूर्ण अवस्था, जिसको सममेलन अवस्था एवं पंजीयन अवस्था कहते हैं, रजिस्ट्रेशन कराना कहते हैं, का अध्ययन कर रहे हैं। यह कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है और इसको वैधानिक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था को अध्ययन की दृष्टि से 4 शीर्षकों में बांटा गया है, जिससे कि विद्यार्थियों को आसानी से यह अवस्था समझ में आ जाए। सबसे पहली अवस्था प्रारंभिक तैयारियां करना। दूसरी स्थिति बनती है सममेलन हेतु आवेदन एवं लेखों की सुपुर्दगी। तीसरी प्रपत्रों की जांच एवं पंजीयन, और चौथे स्थान पर है सममेलन का प्रमाण पत्र तथा कंपनी पहचान क्रमांक जारी करना। अब मैं पहली बात को स्पष्ट करता हूँ कि प्रारंभिक तैयारियां करना अर्थात क्या प्रारंभिक तैयारियां करनी है जिससे कि सममेलन की कार्यवाही को अग्रसर किया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके। उसमें सबसे पहला बिंदु आता है कंपनी का प्रकार निर्धारित करना। हम यह पूर्व में भी कहीं पढ़ चुके हैं कि कंपनियां बहुत से प्रकार की होती हैं। निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, एक व्यक्ति वाली कंपनी, सीमित दायित्व वाली कंपनी, अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी, आदि आदि। सबसे पहले यही निर्धारित करना है कि हमें कौन सी कंपनी स्थापित करनी है। इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा जो पेपर्स और तैयार किए जाएंगे उसमें कहीं कॉम्प्लिकेशंस या दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले यह निर्धारित कर लो कि कंपनी का प्रकार कौन सा होगा। उसके पश्चात कंपनी का स्थान निर्धारित करना वो जरूरी है। यदि पूर्ण पता सुनिश्चित कर लिया जाए तो ठीक है, पूर्ण पता सुनिश्चित नहीं किया तो कम से कम उस राज्य का नाम अवश्य निश्चित कर लेना चाहिए जिस राज्य में कंपनी का सम्मेलन कराया जाएगा, अर्थात जहां कंपनी का मुख्यतः रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। प्रस्तावित संचालकों की पहचान संख्या प्राप्त करनी है, यह बहुत जरूरी है। अर्थात कंपनी के प्रस्तावित संचालक कौन होंगे, यह पहचान संख्या केंद्र सरकार को आवेदन करने पर 30 दिनों के भीतर प्राप्त हो जाती है और प्रत्येक संचालक की अपनी पहचान संख्या होती है। उसके पश्चात डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना। चूँकि आज सारा काम ऑनलाइन सिस्टम से हो रहा है तो संचालकों को भी डिजिटल सिग्नेचर या प्रवर्तकों के भी डिजिटल सिग्नेचर होने चाहिए, और यह डिजिटल सिग्नेचर सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत उचित अधिकारी द्वारा या यूँ कहूँ कि प्राधिकारी द्वारा इशू किया जाता है, और जिस दिन आवेदन कर दिया जाता है उसके 30 दिनों के भीतर डिजिटल सिग्नेचर ऑनलाइन इशू कर दिए जाते हैं। उसके पश्चात कंपनी के नाम का चयन करना। यह बात ठीक है कि कंपनी का नाम जो है वो ज़रूर होगा, क्योंकि कंपनी एक व्यक्ति है। जिस प्रकार व्यक्ति का नाम होता है वैसे ही कंपनी का भी नाम होता है और उसको चयनित कर लेना चाहिए। कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कंपनी का नाम चयनित करना चाहिए, और इसको हम रजिस्ट्रार से विद्यमान कंपनियों के नामों की सूची
शुल्क जमा कराकर प्राप्त कर सकते हैं और उसके पश्चात कंपनी के नाम का चयन कर सकते हैं। सीमा नियम तैयार करना है आपको, बिल्कुल ठीक बात है। यह कंपनी का संविधान है, आधारभूत प्रलेख है, महत्वपूर्ण प्रलेख है और इस पर हस्ताक्षर होते हैं। ये कुछ वाक्यों में विभक्त होता है, उसे तैयार करना है और यह मौलिक रूप से तैयार किया जाता है, ओरिजिनली तैयार किया जाता है, यह कहीं बाजार में नहीं मिलता है। उसके पश्चात अंतर नियम तैयार करना। कंपनियों के लिए तालिकाएं बनी हुई हैं, FGHIJ, जो सार्वजनिक कंपनी उनमें से किसी का भी उपयोग कर सकती है, लेकिन निजी कंपनी को अपना अंतर नियम तैयार करना ही होता है। उसके पश्चात लेखों की जांच करवाना। यहाँ यह कहा गया है कि कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास जाकर एक बार लेखों की जांच करवा लेनी चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार की कोई त्रुटि या भूल हो रही है तो उसे दूर किया जा सके। सीमा नियम एवं अंतर नियम छपवाना। जो पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम हमने तैयार किए और जिसकी जांच करवा ली, अब उसे मुद्रित करवा लेना चाहिए, छपवा लेना चाहिए। और यह कहा जाता है कि तकनीकी का ज़माना है तो उसमें जो कंप्यूटर का लेजर सिस्टम है उससे ही इसको छपवाया जा सकता है। मुद्रांक अवश्य इन पे लगाने चाहिए। तिथि भी अंकित करनी चाहिए, अर्थात जिस दिन हम आवेदन कर रहे हैं वह तिथि आवेदन की तिथि होगी। उसके पश्चात अभिदाताओं के हस्ताक्षर। जब पार्षद सीमा नियम तैयार हुआ तो उस पर सब्सक्राइबर या अभिदाता जो हैं उनके सिग्नेचर होंगे, हस्ताक्षर होंगे और इन हस्ताक्षरों को कोई एक एक व्यक्ति तस्दीक भी करेगा, उनकी पहचान भी करेगा, उनके हस्ताक्षरों को प्रमाणित भी करेगा। इसके पश्चात नामांकिती की सहमति लेना। अगर कंपनी एक व्यक्ति वाली है तो नॉमिनी की कंसेंट लेना आवश्यक होता है कि वो नॉमिनी रहना चाहता है या नहीं, क्योंकि यदि एक व्यक्ति वाली कंपनी में सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो फिर कंपनी का संचालन उस नामित व्यक्ति द्वारा ही होता है और उसकी सहमति आवश्यक होती है। जहाँ तक कानूनी अपेक्षाओं की पूर्ति का प्रश्न है, जो भी पंजीयन या समावेलन के लिए कानूनी अपेक्षाएं हैं उनकी पूर्ति करना जरूरी है। प्रथम संचालकों की घोषणा, यह बहुत जरूरी है। कौन कौन होंगे, बाद में कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रथम संचालकों की घोषणा कर देनी चाहिए और उनकी लिखित सहमति भी होनी चाहिए। अभिदाताओं का विवरण पूरा विस्तृत रूप से स्पष्ट किया जाए। प्रथम संचालकों का विवरण प्राप्त करना, यह भी जरूरी है कि प्रथम संचालक, उनका नाम, पता, व्यवसाय, धारित अंशों की संख्या आदि। तो ये थे विभिन्न बिंदु जो प्रारंभिक तैयारियों में आते हैं। उसके पश्चात संचालकों को समामेलन हेतु आवेदन एवं प्रलेखों की सुपुर्दगी कर देनी है। अब यह किसको करनी है, तो जो हमारा संशोधित 2013 का अधिनियम है उसमें ये कहा गया है कि भारत सरकार के MCA ने दिल्ली में केंद्रीय पंजीयन केंद्र CRC, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर की स्थापना की, जिसने 26 जनवरी 2016 से कार्य प्रारंभ कर दिया है और इसका क्षेत्र या कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत है। प्रत्येक प्रस्तावित कंपनी को अनुमोदन हेतु ई-फॉर्म में यहाँ आवेदन करना होगा और यहाँ आवेदन करने से आप कंपनी का पंजीयन करवा पाएंगे। यह कहा जाता है कि एक व्यक्ति कंपनी की दशा में INC 2 धर्मार्थ कंपनी को छोड़कर शेष को INC 7 और धर्मार्थ कंपनी को INC 12 में आवेदन के साथ जो पर आपने प्रपत्र समझे हैं या लिखे हुए हैं
उनको संलग्न करना होगा। ये जितने भी प्रपत्र आपने ऊपर पढ़े हैं उन सबको आपको एक फाइल में संलग्न करना होगा और इनको ऑनलाइन भी करना होगा। उसके पश्चात कंपनियों का रजिस्ट्रार जो ऊपर लिखित स्पष्ट हो रहा है वो प्रपत्रों की जांच एवं पंजीयन करेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा। वो देखेगा कि प्रपत्र जो हैं वो पूर्ण हैं, सही भरे हुए हैं, कोई कानूनी कमी तो नहीं है। हाँ, उसे सत्यता की जांच नहीं करनी है। प्रपत्र अगर झूठे हैं तो संचालक उत्तरदायी होंगे, प्रवर्तक उत्तरदायी होंगे। तो प्रपत्रों की जांच एवं पंजीयन का कार्य होगा। उसके पश्चात समामेलन का प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा, जिसे प्रपत्र 11 अब संशोधन के पश्चात प्रपत्र 18 कहा जाता है, जारी किया जाता है। वही कंपनी की पहचान क्रमांक होती है। इस पर तिथि भी अंकित होती है। जिस दिन यह इशू किया जाता है वह प्रविवरण की तिथि जारी करने होगी, वह कंपनी के समामेलन की तिथि मानी जाती है। विद्यार्थियों, मेरे विचार से आपको कंपनी का समामेलन एवं पंजीयन स्पष्ट हुआ होगा। पूर्ण की भांति आप इसको विस्तृत रूप से पुस्तकों की सहायता से अध्ययन करें और परीक्षा हेतु उपयोगी प्रश्न को तैयार करें। नमस्कार, धन्यवाद।